रोलिंग मोशन में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बताया था। रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों की वेलोसिटी का वेक्टर सम कुछ याद है पिछली क्लास में जो किया था। सर अब काइनेटिक एनर्जी देखते हैं रोलिंग मोशन में क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर आप लोगों के लिए। ये पूरे फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, बहुत दिन से चल रहा है। देखो लेक्चर नंबर 12। देखो जैसा मैंने बताया था रोलिंग मोशन में रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों होता है। तो काइनेटिक एनर्जी के दो कंपोनेंट होंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। रोटेशन तो आपका हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब पिछली क्लास में जैसा सिखाया था कि अगर प्योर रोलिंग है तो v इक्वल टू आर ओमेगा होगा, और प्योर रोलिंग नहीं है तो v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं भी हो सकता है। या तो v लेस देन आर ओमेगा होगा या v ग्रेटर देन आर ओमेगा होगा, डिपेंड करता है स्लिपिंग कैसा है। याद है? सर एक बार रिपीट कर सकते हो आप? मैंने कहा कि अगर प्योर रोलिंग होगा तो v इक्वल टू आर ओमेगा होगा। यस। प्योर रोलिंग नहीं होगा तो v ग्रेटर देन आर ओमेगा होगा या v लेस देन आर ओमेगा होगा। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्योर रोलिंग में v इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर देंगे। प्योर रोलिंग का मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो प्योर रोलिंग में v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो उस केस में मेरा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ आई ओमेगा को लिख दिया v बाई आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम इंटू वी स्क्वायर। अब जितने रोलिंग बॉडी हैं सबके लिए आई अलग अलग का पुट कर दो तो अलग अलग हो जाएगा। जैसे रोलिंग बॉडी क्या क्या हो सकता है, रिंग हो सकता है ना, एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे। और क्या हो सकता है, डिस्क हो सकता है। सर बोलो। सर ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे हो रहा है। हाँ, रोलिंग बॉडी डिस्क हो सकता है, रोलिंग बॉडी सॉलिड स्फीयर हो सकता है। रोलिंग बॉडी हॉलो स्फीयर हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, जैसा भी क्वेश्चन में रहे। तो मैं कुछ एग्जांपल ऐसे लिख रहा हूँ। और इस सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो आई की जगह ये पुट करते जाएंगे तो सबका आपको काइनेटिक एनर्जी रोलिंग का मिलता चला जाएगा, है ना। उसको कॉपी कर लीजिए।
जी सर। हो गया? Yes, sir. बोलो बेटा, हो गया? यस यस सर। रिंग का क्या आया? बोलो। रिंग के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या आया रोलिंग में? डिस्क में क्या आया? सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में क्या आया बताओ? रिंग में आई इज mr स्क्वायर Yes, sir. होगा, हाँ सर। तो आई की Yes. जगह mr स्क्वायर पुट करोगे तो ये 2m होगा, तो इस केस में M काइनेटिक square. एनर्जी हो जाएगी mv स्क्वायर। डिस्क में आई होगा mr स्क्वायर बाई 2 होगा, Yes, sir. तो ये 3/4 mv स्क्वायर हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर में आई होगा 2/5 mr स्क्वायर, Yes, sir. तो ये 7/10. 7/10 mv स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। हॉलो स्फीयर में 2/3 हो जाएगा, तो ये 5/6 mv स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही किसी भी शेप साइज के लिए पूछ सकता है, जस्ट मैंने ऐसे ही 2-4 दिए। अच्छा, तीसरा, ये प्योर रोलिंग है। अगर प्योर रोलिंग नहीं होगा तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे, जो आएगा वो आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी के बाद एंगुलर मोमेंटम। ये पहले ही कर चुके हैं, जस्ट एक बार दोबारा कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोलिंग। प्योर इम्प्योर छोड़े थे, इन रोलिंग मोशन में कहता है।
तो बताया था कंबाइंड रोटेशनल ट्रांसलेशनल में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो R क्रॉस P R COM P COM प्लस I ओमेगा, याद है ये फॉर्मूला यस सर। कंबाइंड रोटेशन ट्रांसलेशन में। सो सपोज ये ओरिजिन है और कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इधर है, रेडियस इसका r है, ठीक है। तो पॉइंट रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर कुछ भी हो सकता है। तो सबके लिए पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखिए। फाइंड एंगुलर मोमेंटम about point O for pure rolling। इसमें भी पहले रिंग के लिए, फिर डिस्क के लिए, फिर हॉलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, ये आप लोग पहले कर चुके हैं, जस्ट ऐसे ही समझिए तो इसका रिवीजन है। केवल V इक्वल टू R ओमेगा नया आ गया, कोशिश कीजिए।
बोलो बेटा, हुआ? बोलो, हुआ किसी का? यस सर। इसमें से कोई भी होगा। देखो, पोजीशन वेक्टर तो ये होगा सेंटर ऑफ मास का, जिसको हम लोग आर वेक्टर कहते हैं। तो आर क्रॉस पी में ये पी वेक्टर, ये आर वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, इस आर वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट। यस तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आपका m इंटू वी इंटू कैपिटल आर क्लॉकवाइज प्लस आई ओमेगा क्लॉकवाइज, ऐसा हो जाएगा। यस सर। पक्का? ओमेगा को v बाई आर लिख दो, तो ये हो गया एम वी आर प्लस आई ओमेगा को लिख दिया v बाई आर, प्योर रोलिंग अगर है तो। ठीक है? सो v इंटू आर कॉमन, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा। अब Yes, सब sir. में वैल्यू पुट कर दो। रिंग के केस में एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, रिंग का आई होगा एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2mv_r क्लॉकवाइज होगा। डिस्क में आई की जगह एम आर स्क्वायर बाई 2, होगा बेटा। तो 3/2mv_r। आप लोगों के लिए बस ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हॉलो स्फीयर में आई के बदले 2/3mr², है ना? तो क्या हो जाएगा 5/3mv_r, होगा बेटा। Yes, sir. सॉलिड स्फीयर में आई 2/5mr², तो सॉलिड स्फीयर में एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा 7/5mv_r क्लॉकवाइज। ठीक है? Yes, sir. वो सेंटर ऑफ मास वाला एक बार बताओ। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास से क्या लिया वो सब? क्या सेंटर ऑफ मास से, बोलो फिर से। तो वो आपने वो पार्ट नहीं समझा आपने, सेंटर ऑफ मास से कुछ बोला था। सेंटर ऑफ मास से क्या बोला था बेटा? आर क्रॉस पी, मतलब पी क्या है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर है। आर क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है आर क्रॉस पी में। ठीक है? जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास को लाइन ज्वाइन कर दो, तो वो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो है स्मॉल आर, और जो लीनियर मोमेंटम वेक्टर है वो है पी। तो आर क्रॉस पी हो गया ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम, और आई ओमेगा हो गया रोटेशनल मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम। आया समझ में कुछ? सर वो सेंटर ऑफ मास वाला एक बार बताओ। क्या? वही नहीं समझ सर। वो क्या नहीं समझा? सर लाइन जॉइनिंग आपने बोला था ना। एंगुलर मोमेंटम वाला लेक्चर अटेंड किया था कि नहीं? नहीं सर। तो कुछ नहीं देखा, नोट्स वगैरह नहीं देखा, नोट्स वीडियो कुछ भी। ये सेंटर ऑफ मास है, पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो मैंने पॉइंट ओ से लाइन ज्वाइन कर दिया। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आर, और इधर वी है, तो लीनियर मोमेंटम m इंटू वी इधर होगा, तो आर क्रॉस पी ये हो गया ये वाला कंपोनेंट।
और रोटेशन वाला कंपोनेंट हो गया आई ओमेगा, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो आर क्रॉस पी करोगे तो आर का वैल्यू नहीं पता है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, और वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, दोनों में कुछ भी कर देते हैं। तो ये जो स्मॉल आर दिख रहा है उसी का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वी जो है वो ये कैपिटल आर है। तो ये आर क्रॉस पी की वैल्यू हो गई एम वी इंटू आर, ये एम वी आर। समझ आया सबको? यस सर। तो कौन सा लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर कौन सा? याद नहीं है मुझे अपना, याद देख लेना ना, ग्रुप में तो सब शेयर करता ही हूँ। देखिए कौन सा मिस किया तुम्हें याद होगा ना, तुमने कौन सा मिस किया मुझे कैसे पता होगा? सर नहीं, वो एंगुलर मोमेंटम देख लेना, 5 मिनट का काम है, नोट्स ओके में सर। देखोगे लिखा रहेगा एंगुलर मोमेंटम कौन से लेक्चर में है। आगे बढ़ो। तो आज हम लोगों ने देखा काइनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन में। अच्छा, खत्म चैप्टर है, जो छोटा मोटा चीजें हैं वो बता देता हूँ। दूसरा हमने देखा एंगुलर मोमेंटम रोलिंग मोशन में अब हम लोग देखेंगे, और वेलोसिटी रोलिंग मोशन में देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशन रोलिंग मोशन में। कॉपी कर लिया सबने? आगे बढ़ो। यस Yes, sir. नेक्स्ट, acceleration of a point in rolling motion। ध्यान से देखना, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब इसमें मिस कर सकते हो। जैसे वेलोसिटी में दो कंपोनेंट था ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन और वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, इन दोनों का वेक्टर सम था किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी। उसी तरह किसी भी पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा, लिखना मत, ध्यान से देखो जरा सा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, जनरल एग्जांपल लेते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसमें, प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही तरीका है। और ये सेंटर है, ये कोई जनरल पॉइंट पी ले लिया मैंने। कोई जनरल पॉइंट यहाँ थीटा पर मैंने ये पॉइंट पी ले लिया, जिसका मुझे एक्सीलरेशन देखना है क्या होगा। ठीक है, और ये कोई भी शेप साइज हो सकता है, ये आपका रिंग, डिस्क, सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कुछ भी हो। सब लोग ध्यान से सुनो। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगा और वी वेलोसिटी से जाएगा, आगे जा रहा है रोलिंग में। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इसका खुद का एक्सेलरेशन हो, तो अभी हम मान रहे हैं कि ये एक्सेलरेशन नहीं है, सिंपल केस। केस 1,
नॉन एक्सेलरेटेड रोलिंग। तो इसका एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी भी है और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो देखो, अगर इसका एक्सेलरेशन नहीं है, अगर इसका एक्सेलरेशन नहीं है तो भी ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P इस सर्कल के सर्कुलर पाथ, इस सर्कल का जो भी रेडियस r है, इसमें सर्कुलर मोशन में घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा से, यस सर। है ना। तो जब सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा तो उस केस में इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही, Yes, sir. है ना। तो उस समय इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो अभी क्या होगा, इस पॉइंट P के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की ओर ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो रोल कर रहा है उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है का मतलब इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये भी 0 है। तो नॉन एक्सेलरेटेड रोलिंग में न ऑब्जेक्ट के पास ट्रांसलेशन में एक्सेलरेशन है, न ऑब्जेक्ट के पास ओमेगा में एक्सेलरेशन है, बट बाय वर्च्यू ऑफ सर्कुलर मोशन पॉइंट P के पास ओमेगा स्क्वायर r एक्सेलरेशन ऐसा होगा, होगा। यस सर। Yes, sir. अच्छा, वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछे तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r का cos थीटा कॉम्पोनेंट और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r का sin थीटा कॉम्पोनेंट। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P इस केस में मेरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा i कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा j कैप। ये पॉइंट P का एक्सेलरेशन होगा, यस सर। होगा बेटा। एक एक स्टेप समझेंगे। केस 1 कॉपी कर लीजिए, फिर केस 2, फिर केस 3, वो आपको समझ आएगा। इसको कॉपी कर लीजिए पहले।
अच्छा डन जी। हो गया। Yes, sir. अच्छा तो ये वाला केस समझ आया, तो एक स्टेप आगे। केस 2, केस 2 में ऐसा मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये ए है, बट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 0 है। ठीक है, और एंगुलर स्पीड ओमेगा है और लीनियर स्पीड वी है। तो इसी डायग्राम में, मैं ये डायग्राम में दोबारा बना देता हूँ, सब लोग ध्यान से देखो, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो ये आसान लगेगा आपको। यही पॉइंट है, ये एंगल थीटा है, ये ओमेगा है, ये वी है, और इधर की ओर एक्सीलरेशन है ए। ठीक है, अब इस पॉइंट पी को देखेंगे तो इस पॉइंट पी के पास दो एक्सीलरेशन होगा। एक एंगुलर वेलोसिटी की वजह से ओमेगा स्क्वायर आर इधर होगा, सर्कुलर मोशन से होगा, यस सर। और दूसरा सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन में है, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से राइटवर्ड जा रहा है, तो एक ए ये होगा। तो इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन इन दोनों का वेक्टर सम होगा। वहां पर छोटा स्पेस इसलिए अलग से कर देता हूँ, ए इधर और ओमेगा स्क्वायर आर इधर, और ये एंगल थीटा होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा आई कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा जे कैप। कोई दिक्कत? सर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 कैसे हो सकता है? जीरो है, टॉर्क नहीं है तो जीरो है। क्यों नहीं हो सकता? फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स सेंटर ऑफ मास के लाइन में ही लग रहा है मान लो, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन तो होगा, ओके सर। है ना। जितनी पॉसिबिलिटी है उसी को केस बना के बता रहा हूँ, और कुछ नहीं। इसको कॉपी कर लीजिए।
लिख लिए, आगे बढ़ूं? Yes, sir. अच्छा, थर्ड केस ये हो सकता है कि अल्फा भी हो और ए भी हो। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। आइडियली मुझे केवल जो थर्ड केस है वही पढ़ाना चाहिए था, बट एक ही बार ये पढ़ा देता तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होती, इसलिए छोटा छोटा करके किया मैंने कि अल्फा भी हो और ए भी हो। दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी जीरो नहीं है। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, ये भी जीरो नहीं है। लीनियर स्पीड भी, ये भी जीरो नहीं है। और एंगुलर स्पीड ओमेगा, ये भी जीरो नहीं है। मतलब सब कुछ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो देखो, ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है। देखना क्या क्या होगा इसमें। पॉइंट पी का सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की वजह से एक कंपोनेंट ए इधर होगा, Yes, sir. Yes, sir. सर्कुलर मोशन की वजह से ओमेगा स्क्वायर आर इधर होगा, और अल्फा की वजह से इस पॉइंट का एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा इधर हो जाएगा। ये तीन वेक्टर हो जाएंगे इस पॉइंट पी के। Yes, sir. बस यही मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो अलग से बना देता हूं। ए इधर पिछले केस में देखा, ओमेगा स्क्वायर आर इधर, ये पिछले केस में भी और पिछले केस में भी देखा। एडिशनली क्या ऐड हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक आर अल्फा, ये एक नया वेक्टर ऐड हो गया, है ना। Yes. ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट पी जो मुझे दिख रहा है वो होगा ए माइनस आर अल्फा कॉस थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ये आई कैप का कोफिशिएंट हो गया, हाँ, sir. प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस आर अल्फा साइन थीटा। ये हो गया जे कैप का कोफिशिएंट। डर लग रहा होगा इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के, बट हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। क्लियर है? ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, ऐसे ही आपको याद करना है। मतलब ऐसे ही आपको ये मेथड समझना है, याद कुछ नहीं करना है। ठीक है, Yes, कॉपी sir. कर लीजिए।
Done, sir. बोलो बेटा, हो गया? यस सर। Yes. बोलते नहीं, मैं वेट करता हूँ। समझ आया? अच्छा, छोटा छोटा क्वेश्चन देखो। Find acceleration A, angular acceleration alpha, and friction force in the following cases. Assuming friction is sufficient to prevent slipping. मतलब प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है। प्योर रोलिंग का कंडीशन मालूम है ना, V इक्वल टू आर ओमेगा और A इक्वल टू आर अल्फा। मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। V इक्वल टू आर ओमेगा और A इक्वल टू आर अल्फा। इसी को कहते हैं ना रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, हाँ या ना? Yes, sir. तो फर्स्ट सबसे सिंपल केस, सिंपल क्वेश्चन एक एक करके देखना, खुद तुम लोग सॉल्व करोगे। सपोज
ये एक रिंग है, और इस रिंग पर सेंटर पर फोर्स F लग रहा है, मास M, रेडियस R। बताओ इसमें इसका A कितना होगा, अल्फा कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। एज्यूमिंग कि रोलिंग प्योर हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन बहुत है, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो कितना फ्रिक्शन होगा, क्या A होगा और क्या अल्फा होगा। 2 मिनट कोशिश करो। ये एक मैं करके दिखाया था, देखो इसमें फोर्स F तो है, फ्रिक्शन का मालूम नहीं, किधर लग रहा है, कितना लग रहा है नहीं पता है ना। यस सर। तो इसी पॉइंट पर फ्रिक्शन लगेगा, आइदर राइट और लेफ्ट, है ना। जिधर मन उधर मान लो, मैंने लेफ्ट मान लिया और मान लिया फ्रिक्शन की वैल्यू Fr ऐसा है। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग लिख लोगे। तो F माइनस फ्रिक्शन Fr, दिस इज इक्वल टू ma, है ना। यस सर। अच्छा, अब इस पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, तो F का टॉर्क 0 होगा, केवल फ्रिक्शन का टॉर्क किधर होगा, होगा बेटा। यस सर। So friction force into R is I alpha, होगा, बोलो। और सिंस प्योर रोलिंग है तो A इज इक्वल टू R अल्फा। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, सब मिल जाएगा। तीन अननोन है, A, अल्फा और फ्रिक्शन। आया समझ में? यस सर। इक्वेशन कैसे आई? बोलो बेटा। सर सेकंड वाली इक्वेशन कैसे आई? सेकंड वाली इक्वेशन, अगर ये राइट जा रहा है तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्लॉकवाइज होगा। यस सर। अच्छा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा तभी एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। यस सर। दो ही फोर्स है, F और फ्रिक्शन, तो F तो सेंटर पर ही लग रहा है, हाँ सर। तो F का टॉर्क अबाउट सेंटर 0, है या ना। हाँ सर। और फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट सेंटर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स इनटू सेंटर से डिस्टेंस r, तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू r एंड टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा होता है। ठीक है, यस सर। तीनों को सॉल्व करके जल्दी कीजिए, फिर दूसरा देता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ इसका।
बोलो बेटा, हो गया? Yes, sir. क्या क्या आया बता दो। Sir, alpha is equals to f upon mr into 1 plus r. अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन mr into 1 एम plus r. आर Into 1 plus r. इंटू 1 प्लस आर। अच्छा, एक्सेलरेशन ए m into 1 plus r. में कुछ गलत लग रहा है मुझे। इक्वेशन में तो सॉल्व करना है बेटा, क्यों ऐसा कर दिया तुम लोगों ने? देखो, इक्वेशन सॉल्व करने में ऐसा कैसे? इसको सॉल्व करो तो ये हो गया एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। अल्फा को ए बाई आर लिख दो तो तुम्हें मिल जाएगा फ्रिक्शन इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, फ्रिक्शन गया तो फोर्स की वैल्यू मिल गई ए कॉमन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। तो मेरा एक्सीलरेशन का आंसर हो जाएगा एफ अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। फ्रिक्शन का तो आंसर हो जाएगा, I के जगह पे mr बोलो। square डालेंगे. हाँ, वैल्यू पुट कर दो, इसमें क्या है, आई की जगह एम आर स्क्वायर डाल दो। आई की जगह एम आर स्क्वायर डाल दोगे तो एफ अपॉन 2m हो जाएगा, और क्या? ये एक्सेलरेशन हो गया, हो गया। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो फ्रिक्शन भी मिल गया, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो। फ्रिक्शन क्या होगा, एफ माइनस एम ए, तो एफ माइनस एफ बाई टू फ्रिक्शन हो गया। आया समझ में? Yes. Yes. एक और छोटा सा खुद करो, इससे ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मेडिकल में नहीं पूछेगा, ये मैक्सिमम है आप लोगों के लिए, एकदम छोटा छोटा। सपोज ये रिंग है, ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सिखा के जाएगा आपको। इस पर फोर्स एफ इधर लग रहा है टॉप पर, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। Yes. रेडियस आर, मास एम, सब कुछ वही है, फोर्स एफ ऊपर लग रहा है। कोशिश कीजिए। लेकिन फोर्स तो सेंटर ऑफ मास से लेते हैं सर। फोर्स तो कहीं भी लग सकता है ना, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा क्या जरूरत है, कहीं भी लग सकता है। पिछले वाले क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास पर लग रहा था। सर वो एज्यूम किए थे कि सर एज्यूम नहीं किए थे, फ्रिक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा था पिछले क्वेश्चन में, इसमें कहीं ऊपर लग रहा है।
हुआ। देखो इसमें भी वही फ्रिक्शन का नहीं पता मुझे किधर लग रहा है, राइट लेफ्ट आगे पीछे नहीं पता, जिधर मन उधर ले लो। तो मान लो मैंने फ्रिक्शन इधर लग रहा ले लिया, ठीक है। तो पिछली बार के जैसा ही लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन a, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इस F का टॉर्क भी क्लॉकवाइज होगा और ये फ्रिक्शन जो हमने लिया है इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज होगा। तो F का टॉर्क F इंटू आर और सेम डायरेक्शन में फ्रिक्शन का टॉर्क, तो फ्रिक्शन इंटू आर, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। Yes, sir. Yes, sir. और तीसरा प्योर रोलिंग हो रहा है तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये तीनों इक्वेशन लिखने आना चाहिए और कुछ नहीं। इन तीनों को सॉल्व कर दो। इन तीनों को सॉल्व करोगे तो F माइनस एफ आर इज एम ए एंड F प्लस एफ आर, ये मुझे लगता है आई ए बाई आर स्क्वायर, ऐसा। वैल्यू बाद में आई का पुट कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2F इज इक्वल टू ए कॉमन m प्लस एम आर स्क्वायर, सॉरी m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes, sir. होगा, बोलिए। Yes, sir. Yes. तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन a मिल गया कि 2F अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, रिंग है तो i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, रिंग नहीं होता तो कुछ और पुट करते। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया F बाई एम। इस एक्सेलरेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो फ्रिक्शन मिल गया 0, अल्फा मिल गया a बाई आर दैट इज F अपॉन एम आर। आया समझ में? Yes, sir. तो देखो ये इसलिए दिया कि सरफेस रफ है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, बट फिर भी फ्रिक्शन लगेगा जरूरी नहीं है। इसमें प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, 0 आंसर आया। क्लियर है? Yes, sir. सर वापस समझाओ। फ्रिक्शन 0 आया, ये दिख रहा है, Yes, sir. मतलब फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत नहीं है। Okay, sir. फ्रिक्शन तो सिर्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है ना, जब जरूरत होती है तब लगता है। तो इस Yes. केस में स्लिपिंग हो ही नहीं रहा था, जरूरत थी ही नहीं, तो फ्रिक्शन नहीं लगा। Yes, sir. बिना फ्रिक्शन के ही स्लिपिंग को रोका हुआ था। तो रोलिंग मोशन में कोई जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन लगेगा ही, फ्रिक्शन नहीं भी लग सकता है, फ्रिक्शन बैकवर्ड भी लग सकता है, फ्रिक्शन फॉरवर्ड भी लग सकता है। जितनी जरूरत होगी उधर लगेगा, नहीं जरूरत होगी नहीं लगेगा, और जितनी जरूरत है उतना दे पाया तो ठीक, नहीं तो स्लिपिंग होगा। तो रोलिंग के केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड अपने मन से अज्यूम मत करो, कोई भी लेके सॉल्व करो। अगर जरूरत है तो वैल्यू खुद ब खुद इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आ जाएगी। जैसे इस सेकेंड वाले एग्जांपल में फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब फ्रिक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आगे बढ़ूं?
देख लिया सबने, आगे बढ़ूं? यस सर। थर्ड में यही रिपीट करो, बट रिंग की जगह डिस्क है मान लेते हैं। यही रिपीट इसलिए करने में कह रहा हूं ताकि सारे इक्वेशन लिखे हुए हैं, आपको आसानी होगी। इसमें रिंग की जगह डिस्क है और फोर्स एफ मान लो पेरीफेरी पर लग रहा है, कहीं भी लग सकता है वैसे। रेडियस आर है, मास एम है और ये डिस्क है, मतलब पूरे सरफेस पर मास। कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। आया कुछ? सब कुछ वही है, अपने मन से फ्रिक्शन जिधर मन मान लो, कैलकुलेट करके देखेंगे, जो वैल्यू आएगी आएगी। मैंने मान लिया फ्रिक्शन इधर, तो जो पहले था एग्जैक्टली वही, एफ माइनस फ्रिक्शन इज एम ए, हाँ या ना? एफ Yes, sir. इंटू आर प्लस फ्रिक्शन इंटू आर, ये टॉर्क हो गया। दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। और तीसरा प्योर रोलिंग है तो एक्सेलरेशन इज आर अल्फा। इन तीनों को सॉल्व कर दोगे तो एफ माइनस फ्रिक्शन इज एम ए, एफ प्लस फ्रिक्शन इज आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ आती है? ये जो मैं कर देता हूँ आर से डिवाइड दोनों ओर, Yes, sir. इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाता है 2f इज इक्वल टू ए कॉमन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई मुझे 2f अपॉन m प्लस I बाय आर स्क्वायर। ये है डिस्क, मतलब I इज mr स्क्वायर बाई 2, है ना। तो mr स्क्वायर बाई 2, तो m बाई 2, 2 प्लस 1 से 4f बाई 3m, ऐसा कुछ होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू देखो तो एक बार, बोलो बेटा। बोल तो सही, बोलता नहीं है तुम लोग। Yes, sir. अच्छा, फ्रिक्शन कितना आएगा ये एक्सेलरेशन पुट करके देखो, इक्वेशन वन Minus में f by 3. माइनस f by 3 आ रहा है sir. हाँ, -f/3। ये सिखाने के लिए ही मैं दिया था। माइनस आया, इसका मतलब ये है कि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लग रहा है। मैंने जो बैकवर्ड माना था वैसा नहीं, फॉरवर्ड लग रहा है। ये सिखाना पर्पस था। Hence, friction forces acting in forward direction। तो ये पूरे 3 क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए ताकि आपको दिख जाए। एक में बैकवर्ड लग रहा था, दूसरे में लग ही नहीं रहा था, और तीसरे में फॉरवर्ड लग रहा है ना। Yes. तो रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन फोर्स का फिक्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है। जिधर रिक्वायरमेंट होती है उधर लगता है। लग पाया उतना दे पाया तो ठीक, नहीं तो स्लिप करेगा। आया समझ में? Yes, sir. इसको कॉपी कर लो। बस इसका नोट लिखा देता हूँ, ये जो 2 पॉइंट है इसका, और दूसरा कि फ्रिक्शन फोर्स के कारण प्योर रोलिंग में हमेशा वर्क डन 0 होगा वो, और उसके बाद इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन का एक एक्सप्रेशन। उसके बाद ये चैप्टर खत्म आपके लिए। 10 मिनट और मैं खत्म कर देता हूँ। ये पूरी फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे लेंदी चैप्टर है। Done, sir. लिख लिए? Yes, sir. तो अभी जो ऊपर से 3 एक्सरसाइज कर रहे थे उसका टेक अवे क्या हुआ देखो। सब लोग ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे ही आप लोगों को पूछे जाएंगे। नोट 1, in case of rolling motion, friction force may or may not act even if present, full stop। Also, direction of friction force
can be backward or forward to its translation. ठीक है, यही बात अभी मैं बोला था। नोट 2, प्योर रोलिंग जब होता था तो देखो लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास बताया होगा मैंने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव वेलोसिटी 0 होता था, याद है? नीचे वाले का वेलोसिटी 0 होता था। अरे वी आर ओमेगा ऊपर इक्वल था तो वी फॉरवर्ड आर ओमेगा बैकवर्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर रहता था। यही रोलिंग का, प्योर रोलिंग का डेफिनेशन था ना कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एट रेस्ट, Yes, sir. है ना? तो प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा 0 होगा, चाहे बैकवर्ड लगे फॉरवर्ड लगे नहीं लगे उससे मतलब नहीं, हमेशा 0 होगा। So in case of pure rolling, work done by friction force is always 0 because there is no relative motion of point of contact. ठीक है, ये दोनों थंब रूल थ्योरी भी पूछ सकता है। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लीजिए, फिर एक और फिर खत्म। सर हो गया। Done.
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, जिसका इंक्लिनेशन थीटा है। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है। अब देखो, अगर ये ट्रांसलेट कर रहा होता तब तो इसका एक्सीलरेशन जी साइन थीटा होता ना। बोलो। Yes, sir. So rolling down on an inclined plane. फोर्स देखो कौन कौन लगेगा। एक तो mg साइन थीटा इधर लगेगा, ये सब तो बहुत किया है। mg cos थीटा इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. फ्रिक्शन मालूम नहीं किधर लगेगा, कितना लगेगा, मैं अपने मन से ये डायरेक्शन मान लेता हूँ। पॉजिटिव आया तो ठीक, नेगेटिव आया तो अपोजिट होगा, या जीरो आया तो नहीं लगेगा, ऐसा ही कुछ होगा। अब अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma होगा। Yes, sir. mg साइन थीटा, mg cos थीटा और नॉर्मल तीनों का टॉर्क पॉइंट O के अबाउट 0 होगा। केवल फ्रिक्शन का टॉर्क बचेगा। सो फ्रिक्शन इनटू R इज I अल्फा होगा, और प्योर रोलिंग है तो A इज इक्वल टू R अल्फा। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। Yes, sir. तो सॉल्विंग 1 2 एंड 3, इन तीनों को सॉल्व कर दीजिए तो देखिए एक्सेलरेशन क्या मिलता है। जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा। है ना। ये एज अ फॉर्मूला रिजल्ट याद रख लीजिए। ठीक है। Yes. इसको कॉपी कर लीजिए। ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म। अगली क्लास में मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी डायनामिक्स दैट इज ये रोटेशन, ये दोनों मिला के एक असाइनमेंट देता हूँ, केवल मेडिकल का असाइनमेंट, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उतना क्वेश्चन कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। उसमें डाउट होगा तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी मैं उसको सेंड कर देता हूँ। ठीक है। Yes, sir. सर HCV के क्वेश्चन भी डिस्कस करने बाकी हैं। ऐसे भी कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा रोलिंग में आगे के क्वेश्चन जरूरत नहीं होगी। डिस्कस जहाँ कहाँ तक कर लिए हो। सर ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग एससीवी डिस्कशन रखते हैं। ठीक है। ओके सर।
सर और पहले के भी कुछ असाइनमेंट, पहले के कुछ लेसन के असाइनमेंट्स मिलते तो अच्छा रहता। क्या बोल रहे हो? सर पहले के भी कुछ लेसन के असाइनमेंट मिल जाते तो अच्छा होता है, ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को लास्ट वर्क पावर एनर्जी का मिला है। हाँ, तो वर्क पावर एनर्जी के बाद यही है ना, सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी, ये दोनों का भी दे दूंगा। ओके सर सर। बॉडी डायनामिक्स मतलब ये चैप्टर है। हाँ, रिजिड बॉडी डायनामिक्स मतलब यही चैप्टर है। तो बहुत जगह ये चैप्टर कंबाइंड होता है, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ मास का नहीं दिया था, दोनों मिला के एक असाइनमेंट में अभी दे दूंगा आपको। ठीक है, यस। चलिए कॉपी कर लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, जैसे जैसे हो जाए फिर लीव कर सकते हैं।